Hello all, back again. There is another video I'm going to do. This is again on popular demand uh, by a lot of people. So let me just do this. This is a very basic concept which a lot of people struggle with when they are doing prediction or doing the analysis of a chart. So I thought maybe I should clear up some air regarding that, and hopefully that will give you, after we finish, will give you some insight or at least clarify some concepts when you are actually doing or decluttering your thought process and trying to analyze a chart, right? So simply आज का जो डिस्कशन है वो है कि how do we differentiate between a house lord and a significator. Oops. Sorry, just bear with me. Okay. Between house, lord, and significator. Right. So I just wanted to fix my spelling corrections. Okay. So मेन चीज जो तीन चीजें हैं, एक हाउस जो कि आपका भाव है, लॉर्ड जो कि उसको जो उस घर का मालिक है, और सिग्निफिकेटर जो उस घर का कारक तत्व है. तो ऐसे 12 घरों के 12 कारक तत्व हैं, और दो घर छोड़ के बाकी सब घरों के बाकी सब दो राशियों के सब राशियों के और सब प्लैनेट के दो दो घर हैं, है ना. सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सब प्लैनेट्स के दो दो घर हैं, जो मैंने एक और अलग वीडियो में समझाया कि सूरज को सिर्फ और चंद्रमा को एक एक घर मिला, बाकी सब प्लैनेट्स को दो दो घर मिले. राहु और केतु को, जो हमारे छायाग्रह, उनको वो छायाग्रह उनको कोई घर नहीं है, लेकिन हम जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में केतु को हम स्कॉर्पियो का घर देते हैं, वृश्चिक का, और राहु का हम ये घर देते हैं कुंभ का, इक्वेरियस का. वो पराशरी में भी है, लेकिन वो छायाग्रह है ना, तो उसको हम ऐसे मानते हैं. एनीवे, तो आज का जो मेन टॉपिक है कि वो हम हाउस को कैसे समझें, लॉर्ड को कैसे कैसे समझें. ठीक है. तो हाउस जो होता है, जैसे कि कोई भी हाउस हो सकता है. फर्स्ट हाउस होता है आपकी बॉडी के बारे में होता है, सेकंड हाउस आपके रिसोर्सेज होते हैं, खान पान होता है, थर्ड हाउस आपके नेबर्स होते हैं, आपके छोटे भाई बहन होते हैं, है ना, आपका कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट होता है. चौथा आपका माँ का घर होता है, संतान केयर का घर होता है, व्हीकल का घर होता है. पांचवा संतान का होता है, प्रेम का घर होता है, पूर्व पुण्य का घर होता है. आपके ये जो छठा घर जो होता है, दुश्मन होते हैं, डेट होते हैं, ऋण का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, डेली एक्टिविटीज का होता है, सर्विस का होता है. लेकिन ये अगर दुश्मन है तो 12वां उसका घर जो होता है, ये आपके हिडन दोस्त होते हैं. तो ये दोस्तों का भी घर होता है, हिडन दोस्त होते हैं. 7वां घर आपकी शादी का होता है, पार्टनर का होता है, आपके स्पाउस का होता है, बिजनेस का होता है. 8वां घर आपके ससुराल का होता है, इनहेरिटेंस का होता है. ऐसे अलग अलग घर की सिग्निफिकेंस. 9वां घर धर्म का है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का है, भाग्य का है. 10वें घर आपका नेम एंड फेम, पिता का घर है, ये नेम एंड फेम का घर है, कर्म क्षेत्र का घर है. फिर ये आपके दोस्तों का घर है, लाभ का घर है ना, आपको कितना लाभ होगा लाइफ में. ठीक है. तो भाग्य स्थान ये लाभ स्थान है. और फिर ये व्यय का घर है, 12th हाउस जो होता है व्यय का घर रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन का रहता है, फॉरेन प्लेसेस का रहता है, आइसोलेशन का रहता है. ऐसे कई सारे, ये सबको एक सिग्निफिकेंस मिला. तो ये जो घर है, ये मेरा एक सिग्निफिकेटर है. ये मेरे को सिग्निफाई करता है कि इस घर में अगर कोई मेरा प्लेनेट आएगा तो वो, या इस घर का जो लॉर्ड है वो, इस घर जो लॉर्ड होता है वो इस घर का मालिक होता है. और कोई प्लेनेट इसमें जब आके बैठता है तो वो उसका टेनेंट होता है. उसको ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई आके कोई बैठेगा प्लेनेट, तो वो उसका टेनेंट कहलाएगा, और जो इसका जो लॉर्ड होता है वो इस घर का मालिक होता है. तो मालिक के पास जिम्मेदारी होती है अपने घर को चलाने की, देखने की. और जो घर है वो तो घर है ही. वही एक अच्छा घर होगा, एक खराब घर होगा, एक गंदा घर होगा, सुंदर होगा ना. और ऐसे घर होते हैं. तो ऐसे 12वां घर मैंने बोला भाई आइसोलेशन का, हॉस्पिटलाइजेशन का. तो हमको पता है कि अगर कोई प्लेनेट यहाँ पे आके बैठेगा, वो टेनेंट जो होगा तो वो ग्रसित होगा. अगर वो हॉस्पिटल में आया है, या हॉस्पिटल का घर है, तो हॉस्पिटल में आके बैठेगा तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन होगा, उसको चोट लगेगी. ठीक है. अब वो कैसे लगेगी, क्यों लगेगी, तो वो डिपेंड करता है दूसरी चीजों से. 9वां घर है, धर्म का घर है. ठीक है. अब यहाँ पे कोई आगे प्लेनेट बैठेगा तो धर्म का घर है, धर्म की बातें करेगा, भगवान की बातें करेगा, स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा, धर्म से बात करेगा, है ना. तो अगर यहाँ पे बुध जुपिटर आके बैठेगा तो वो धर्म की बात करेगा. राहु आके बैठेगा तो नहीं करेगा, राहु तो मानता ही नहीं धर्म को. तो वो धर्म का घर है. घर जो है वो धर्म का है. अब वहां पे कोई प्लेनेट है तो वो उसका टेनेंट है. तो घर जो है वो जिस तरीके का घर होता है वो उस तरीके की चीजों के बारे में बताता है. तो अगर वो 7th हाउस ऑफ मैरिज है, तो फॉर एग्जांपल ये नेचुरल जोडिएक है, एरीज का समझ लीजिए, एसेंडेंट है, तो ये लिब्रा है, तो लिब्रा 7th हाउस ऑफ मैरिज है.
7th हाउस ऑफ मैरिज है, तो मैं 7th हाउस हम जो देखेंगे, मैरिज कहाँ से देखेंगे हम, क्योंकि जिस घर को सिग्निफाई करता है उस घर से मैरिज देखेंगे। ठीक है? पढ़ाई के लिए हम 4th हाउस बेसिक के लिए जाएँगे, पढ़ाई प्राइमरी एजुकेशन के लिए। वेल्थ के लिए हम दूसरे घर को देखेंगे, ठीक है? बच्चों के लिए 5th हाउस को देखते हैं, दुश्मनों के लिए यहाँ से भी देखते हैं और 12th हाउस से भी देखते हैं, ये आपके हिडन एनिमी रहते हैं, राइट? दोस्तों के लिए 11वें घर को जाएँगे, पिता के लिए यहाँ से जाएँगे, माता के लिए यहाँ से जाएँगे, व्हीकल के लिए, मकान के लिए यहाँ से जाएँगे, चौथे घर से, करेक्ट? तो ऐसे हम अपने घर को देखते हैं, तो वहाँ से हमें सिग्निफिकेशन पता चलती है। अब उसका लॉर्ड डिसाइड करेगा कि उस घर का मैं कैसे उसको देखता हूँ, मैं कैसे उस घर को चलाऊँगा। भई लॉर्ड जो है वो उसको कंट्रोल करता है, चाबी उसके पास है, सारे जो रिसोर्सेज़ हैं उस घर के, जो कंट्रोल जो है उस घर का, वो उस लॉर्ड के पास होता है। कोई प्लैनेट आके बैठेगा तो वो सिर्फ़ उसका टेनेंट है। वो उसका देख-रेख उस एनवायरनमेंट में रहता है, देख-रेख कर नहीं कर पा उसको बस रहता है, उस टाइम तक रहता है, लेकिन अगर चला जाएगा तो असली कंट्रोल जो है लॉर्ड के पास रहता है। तो आपने ये समझ लिया कि हाउस जो है वो सिग्निफिकेटर है। इस घर का सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेटर नहीं है, इस घर का सिग्निफाई क्या चीज चीज ये घर मुझे देगा, क्या चीज ये करके देगा, ये क्या घर ये मुझे बताता है। अब लॉर्ड जो है वो उसका ओनर है, वो इसका रिस्पॉन्सिबल है उस घर को अपकीप रखने के लिए और चलाने के लिए। अब समझिए कि हम शादी का घर देख रहे हैं, तो शादी का घर अगर 7वां घर खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी बात है, खराब बात है। डिपेंड करता है, अगर अच्छा प्लेनेट बैठा है तो वो कई बार अच्छी भी बात होती है। अब शुक्र ही अपने समझ लीजिए कि 7वां घर बैठा है यहाँ पे, और वैसे तो ये शुक्र का घर है, तो शुक्र के घर में शुक्र बैठे तो कोई बात नहीं है, पर कई बार कारक भावना 7वें घर में शुक्र जो है वो कारक भावनाशी का रिजल्ट भी देता है। पर फॉर आर्ग्यूमेंट से कि खाली होना भी कोई बुरी बात नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू कि खाली बैठना भी कोई बुरी बात नहीं है। राहु यहाँ आके बैठेगा तो आपको तंग भी करेगा, क्योंकि वो मैलेफिक प्लैनेट है, 7वें घर में राहु बैठेगा तो तंग करेगा। ठीक है? शनि आके बैठेगा, वो एक्सॉल्टेड हो जाता है इस घर में, लेकिन वो आपको दूसरे तरीके से तंग करेगा। ऐसे केतु बैठेगा तो वो आपको तंग करेगा। तो 7वें घर में गुड होना, या 7th हाउस इज गुड वेकेंट और नो मैलेफिक इन्फ्लुएंस, देन मैरिज विल बी देयर। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये खाली हो या भरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि इसका लॉर्ड की स्थिति कैसी है इसकी, क्योंकि इस घर को चलाने के लिए इसका लॉर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर इसका लॉर्ड अब 12th हाउस में जाके बैठा तो वो प्रॉब्लम है। अगर वो 8वें घर में जाके बैठा जो कि उससे नेक्स्ट है तो प्रॉब्लम है। और अगर वो छठे घर में जाके बैठा जो कि उससे पिछले वाले अपने से 12वें में बैठा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 6 से 12 हमें पता दिक्कत देते हैं, और थर्ड हाउस में भी जाने से भी प्रॉब्लम करता है। 7th लॉर्ड गोइंग इनटू द थर्ड हाउस is also not a very good position. तो ऐसे आपने देखना है कि वो लॉर्ड कैसे बैठा है, किस घर में जाके बैठा है, क्या उसकी स्थिति। अगर वो किसी मैलेफिक के साथ बैठा है, कि समझ लीजिए वीनस है यहाँ पे जाके 12th में बैठा है, वो पहले से खराब स्थिति में बैठा है, उसके साथ एक और मैलेफिक प्लैनेट आ गया, राहु बैठ गया है, तो वीनस यहाँ तो एक्सॉल्टेड होता है, लेकिन राहु के साथ आके बैठा है तो और परेशानी रहेगी। तो उस शादी में परेशानी ही रहेगी, क्योंकि 7th लॉर्ड उस शादी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इफ 7th लॉर्ड इज रोग, डिजीज्ड, स्पॉइल्ड, मैलेफिक, he, he keeps sitting in the pub, he is not maintaining that house, hence divorce happens. Meaning कि लॉर्ड अगर कहीं गलत संगति में जाके फंस गया, किसी मैलेफिक के साथ बैठा, गलत घर में जाके बैठ गया, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, 8वां घर अच्छा नहीं होता, छठा घर अच्छा नहीं होता, तीसरा भी अच्छा नहीं होता, है ना? और 7वां भी अच्छी है, दूसरे घर में भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अपने से ये 6-8 कॉम्बिनेशन में आ जाता है, अपने से 6 to 8 कॉम्बिनेशन में आ जाता है, और मारक स्थान में होता है। तो अगर घर का मालिक अच्छी जगह पे जाके नहीं बैठा, तो शादी हो तो जाएगी, लेकिन शादी में दिक्कत आएंगी, शादी में परेशानी खड़ी हो जाएंगी। ठीक है? अभी अभी इस बात पे डिस्कस नहीं किया कि शादी होगी या नहीं होगी, ये कहाँ से देखना है। ठीक है? लेकिन हम ये देख सकते हैं यहाँ से कि ठीक है, 7th हाउस मैरिज का घर है, वो सिग्निफाई करता है। अब उसका लॉर्ड कैसा बैठा है, लॉर्ड अच्छा बैठा है तो शादी अच्छी चलेगी, लॉर्ड खराब बैठा है, लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है, तो शादी खराब होगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी होंगी, डिवोर्स तक हो सकता है, और डिवोर्स के लिए और कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई टेनेंट आगे बैठ गया तो वो उस घर को भी खराब करेगा, उस घर का से जो सुख आना है उस सुख में भी दिक्कत। ठीक है, शादी चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक मैलेफिक प्लैनेट आगे बैठ गया है, वो इतना घर में उपद्रव मचाता है, राहु जैसा प्लैनेट उपद्रव मचाता है। या तो आपको धोखा मिलेगा, या फॉरेन वाले आदमी से शादी करवाएगा, इंटर कास्ट इंटर रिलीजन से, वो कुछ ना कुछ आपको तकलीफ जरूर करेगा। तो ये तो बात होगी लॉर्ड की, कि लॉर्ड की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लॉर्ड अपने घर से अच्छे जगह घर में बैठा होना चाहिए, अपने घर में भी बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर सेम प्लैनेट जैसे वीनस जो कारक रहता है वो अगर बैठेगा तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो कारक भी होता है। अदरवाइज अपने घर में बैठने में ऐसे कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बाहर के किसी घर में जाके अगर वो 6 से 12 में बैठा है, थर्ड में बैठा है, या मारक स्थान में बैठा है, तो वो परेशानी में बैठा है, या किसी मैलेफिक के साथ बैठा है, राहु केतु के साथ बैठा है, या शनि के साथ बैठा है,
तो आपकी शादी में डेफिनेटली परेशानी है। अब वो परेशानी सेपरेशन में होती है, डिवोर्स में होती है या वाइफ पास अवे हो जाती है, दैट देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, उसमें अभी नहीं जाएँगे। पर ये समझ लेंगे कि स घर किसी चीज़ को देखना है, किसी चीज़ को समझना है तो उसके घर को देखेंगे, घर से फिर उसको देखेंगे, उस घर को चलाने वाला कौन है? चलाने वाला उसका लॉर्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उस घर की सिग्निफिकेशन कभी फ्रुक्टिफाई होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखनी चाहिए वो होता है उसका कारक, ठीक है? तो उस घर का कारक देखना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि कारक के मीनिंग 2 है। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉमिस फ्रॉम गॉड और प्रॉमिस ऑफ गॉड, ठीक है? प्रॉमिस ऑफ गॉड का मतलब होता है कि अगर भगवान ने और देवताओं ने अगर अगर आपकी लाइफ में मैरिज लिखी है, तो कारक का उस घर के कारक की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर वो कारक कारक की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अगर मैलेफिक पोज़ीशन में बैठा है या वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है या बहुत ज़्यादा ग्रसित है, तो फिर आपकी लाइफ में मैरिज नहीं है। और अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती मैरिज करी तो वो चलेगी ही नहीं। पहली तो बात वो होगी ही नहीं, और अगर गलती से हो भी गई, भाई नवमांश में जाके कहीं कारक की स्थिति अच्छी हो गई, तो हो सकता है कि वो नवमांश थोड़े दिन के लिए आपको लगा कि ऐसे अच्छी स्थिति हो रही है, लेकिन हो सकता है कि वो बाद में चले ना। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन है, मैं सिर्फ अपने आपको ज़हन से बता रहा हूँ कि कारक का देखना बहुत ज़रूरी है। अब इस केस में जो मैंने लिया है कि समझ लीजिए कि इसकी बजाय अगर, क्योंकि लिब्रा जो है उसका 7वां हाउस भी है, कारक भी है, तो 7th हाउस का एक्चुअली में कारक जो होता है, वो उसका जो होता है वो वीनस है। तो अगर वीनस किसी की कुंडली मेल हो या फीमेल हो, वीनस अगर किसी की कुंडली वो रिलेशनशिप का कारण है, वो संबंधों का कारण है, वो पब्लिक के साथ मिलने का कारण है, क्योंकि 7th हाउस सिर्फ मैरिज का नहीं है, 7th हाउस आपके सामने की जो पब्लिक है उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। तो अगर आपका 7वां हाउस का स्वामी 7वें हाउस का कारक बैडली प्लेस है, सो देन बेसिकली इट मीन्स कि आपकी लाइफ में उस देवता की आपके ऊपर कृपा नहीं है कि आप उस घर की सिग्निफाई को फ्रुक्टिफाई कर सकें या उस घर के सिग्निफाई का सुख पा सकें। आपके पास वो देवता की नहीं, वो देवता के आपके पास आशीर्वाद नहीं है। अब फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरा 7th लॉर्ड तो बढ़िया बैठा हुआ है, लेकिन मेरा कारक जो है वो बहुत बैडली प्लेस है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसका एक ये कर लेते हैं, इसको मैं अगर अपना एसेंडेंट मान लूं, फॉर एग्जांपल टॉरस को, ठीक है? तो टॉरस के लिए व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट कलर है। ठीक है, तो टॉरस का मेरा कलर है व्हाइट, ठीक है? तो ये अगर मेरा एसेंडेंट है, तो मेरा 7वां घर हो गया वृश्चिक का। तो मेरा 7वें घर का स्वामी मंगल है, ठीक है? अब 7वें घर का स्वामी समझ लीजिए कि क्या बढ़िया पोजीशन रहेगी। चलिए कि यहाँ पे बैठा लेते हैं इसको, 7वें घर का स्वामी। भाई यहाँ अपने घर से चौथे घर में बैठा है, केंद्र में जाके बैठ गया, लियो में जाके बैठा है, ठीक है? 7वें घर का स्वामी चौथे घर में जाके बैठ गया, जल्दी शादी करेगा ना, जल्दी बच मतलब 20-21 साल की उम्र में जल्दी शादी हो जाती है। बढ़िया स्थिति में बैठा मंगल, आप कह रहे हो कि भाई शादी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। लेकिन 7वें घर का कारक क्या है? 7वें घर का कारक है शुक्र। 7वें घर का कारक होता है शुक्र। अब शुक्र जो है आपका, वो गलती से जो है आपके इस कुंडली में इस कुंडली में जो है 5वें घर में जाके बैठ गया और वो नीच का हो जाता है यहाँ पे, और समझ लीजिए कि राहु भी आगे बैठ गया। राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, वो बिल्कुल जो है ग्रसित हो गया आपको, जो है नीच का होने के बाद, और समझ लीजिए नमाज में भी नीच का हो गया है। तो वो आपको जो है बिल्कुल ही कुछ, उसके पास पावर ही नहीं है अपना फल देने की, खास तौर से अगर वो नवमांश में नीच का हो गया है, तो उसको वो अपना फल ही नहीं दे सकता। तो आप कह रहे हैं कि 7वें घर का स्वामी जो है वो चौथे घर में बैठ तो गया, मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन जब भी मेरी सूर्य मंगल की दशा आ रही है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरी चौथे घर में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर सूर्य है, 7वें घर का स्वामी मंगल है। अब वो नक्षत्र भी देख लेते हैं, वो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही। शादी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आपका जो सिग्निफिकेटर आपने सबसे पहले वो चेक ही नहीं किया। तो सबसे पहले आपने किसी भी कुंडली में अगर कुछ देखना है, तो आप ये ज़रूर देखिए कि आपका जो सिग्निफिकेटर है उस घर का, चौथे घर का सिग्निफिकेटर आप चेक करिए, पहले घर का सिग्निफिकेटर चेक करिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल संतान के लिए देखना है, संतान के लिए 5वां घर जुपिटर का रहता है। जुपिटर से संतान, अगर जुपिटर बैडली प्लेस है, तो संतान के होने में आपको बहुत दिक्कत है। उस देवता ने, जुपिटर ने आपको वो आशीर्वाद ही नहीं दिया है कि आपको संतान हो सके। आप जुपिटर ज़रूर चेक करिए पहले। अगर जुपिटर बैडली प्लेस है, फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत है। आप जो मर्ज़ी करते रहिए कि भई मेरा ये परेशानी नहीं थी, मेरे को ये सब अच्छा है, मेरा 5वां लॉर्ड तो बहुत बढ़िया बैठा है, 5वें का स्वामी 9वें में जाके बैठा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिग्निफिकेटर है, अगर वो बैडली प्लेस है, वो मेलेफिकली हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो आपको दिक्कत करेगा। एक सिग्निफिकेटर का ये मीनिंग है कि इट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम दैट देवता। वो ब्लेसिंग फ्रॉम देवता और गॉड नहीं है, तो आपको आपको उसका फल या उसका सुख भोगने में दिक्कत ही दिक्कत है। एक मीनिंग आप ये मान के चलिए। दूसरा एक इसका मीनिंग है
ये वीपी गोयल साहब ने अपने किसी लेक्चर में समझाया था, जो बड़े अच्छे तरीके से समझाया, जो सरल ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है उनका, वो उन्होंने समझाया कि ये कहलाता है इनर ब्यूटी। जो कारक जो होता है वो आपकी इनर ब्यूटी है। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि जो कारक ऑफ द हाउस अगर वीनस है और वो अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो आपकी शादी भी होगी, वाइफ भी सुंदर मिलेगी। समझ लीजिए कि जो वीनस है वो टॉरस में बैठा है या वीनस लिब्रा में बैठा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो वीनस लिब्रा में बैठे हुए लोग जो होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव आइज के साथ और बहुत सुंदर होते हैं। जिन्हें वीनस लिब्रा लगन के लिब्रा लगन लगन के या वीनस जिसके आंख जिसके लगन में होता है वो बहुत सुंदर आंखों का जो होता है पर्सन होता है। तो आपको बहुत सुंदर मिलेगा, इन देखने में बहुत सुंदर होगा। लेकिन अगर वो समझ लीजिए कि वो D9 में जाके नीच का होके बैठ गया है, यही वीनस D9 में जाके नीच का होके बैठ गया है और वो कारक है आपका, तो ऐसे आदमी को आपको सुख नहीं मिलेगा। उसके अंदर जो उसके संस्कार हैं वो अच्छे नहीं होंगे। ये इसका मतलब है। दूसरा मीनिंग ये है कि उसकी जो इनर ब्यूटी है, जो उसके संस्कार होते हैं वो अच्छे नहीं होंगे। उसके संस्कार उसका आपको तो देखने में तो आकर्षित तो करता है, बहुत सुंदर है, लेकिन जब आप उसको डेली व्यवहार में जब करेंगे तो उसके संस्कारों से आपको बहुत एकदम परेशानी खड़ी हो जाएगी, आपको जो है तकलीफ होगी। ये इसका मीनिंग है। तो ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। मैं हमेशा बल देता हूँ इस बात पे, आई ऑलवेज़ एम्फसाइज़ कि आप पहले कारक को देखिए। आप ये आप किसी के भी लेक्चर सुन लीजिए, विस्टी लार्सन के सुन लीजिए, संजय रथ के सुन लीजिए या वीपी गोयल साहब के सुन लीजिए, किसी की भी क्लास में जाके आप सुन लीजिए, वो हमेशा ये बताएँगे कि आप पहले ये ज़रूर देखिए कि कारक की स्थिति क्या है। जिस घर को आप देख रहे हैं, जिस घर के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस घर का कारक क्या है? 5वाँ घर देखना तो संतान से ज़रूर देख लीजिए, है ना? ऐसे आपको एजुकेशन का कारक देखिए, राइट? 7वां घर का देख रहे हैं तो शुक्र का कारक ज़रूर देखिए, राइट? छठे घर को देख रहे हैं तो शनि की स्थिति ज़रूर देखिए, 12वें घर को देख रहे हैं शनि की स्थिति ज़रूर देखिए, ऐसे। धन को देख रहे हैं तो जुपिटर की स्थिति ज़रूर देखिए, राइट? तो ऐसे आप कारक की स्थिति जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको आपकी सही रिज़ल्ट आएँगे नहीं, आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं होंगी, क्योंकि कारक डिसाइड करता है कि पहले आपके पास वो ब्लेसिंग है कि नहीं है। फिर आप ये देखिए कि उसके लॉर्ड क्या है, लॉर्ड की स्थिति कैसी है, और जब जब खाली हो तो पहले ये देखिए लॉर्ड कहाँ पे बैठा है। और जब कोई प्लैनेट उसमें आके बैठ जाता है, जब कोई प्लैनेट किसी घर में बैठ जाता है तो वो क्या करता है कि वो उसको कंट्रोल करने लगता है उस एनवायरनमेंट को। तब आपको उसको जरूर देखना चाहिए। बाद में ये देखिए कि ये प्लैनेट अब कैसा मुझे रिजल्ट देगा, तो वो उसके डिस्पोजिटर पे डिपेंड करता है, और डिस्पोजिटर मतलब उसका लॉर्ड। तो जब कोई खाली घर हो तो लॉर्ड को जरूर देखिए, और सिग्निफिकेटर तो है ही। और लेकिन अगर खाली नहीं है जहाँ प्लैनेट बैठा, तो आप पहले प्लैनेट को देखिए और फिर लॉर्ड को देखिए, क्योंकि लॉर्ड विल डिसाइड कि अगर लॉर्ड भी जाके प्लैनेट भी अच्छा है, प्लैनेट खराब है और लॉर्ड भी खराब है, तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है। पर ये मैंने 3 चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं कि घर को देखना, सिग्निफिकेटर को समझना, किस चीज़ का सिग्निफिकेटर है, लॉर्ड उसको कंट्रोल करता है, और जो ब्लेसिंग जो देवता की आती है वो सिग्निफिकेटर से आती है, उस कारक से आती है। तो अगर आप ये 3 चीज़ें मिक्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और चौथा जो है मैंने बताया ये है कि प्लैनेट बैठा होता है और उसका 5वां जो लेयर है, वो उसका होता है ज़ोडिएक। वो किस एनवायरनमेंट में अप्रोच ऑपरेट कर रहा है। तो स्कॉर्पियो में होगा तो कैसे ऑपरेट करेगा, सॉरी जेमिनी में होगा तो वो कैसे ऑपरेट करेगा। तो हम कई बार हम ज़ोडिएक्स तो यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ प्लैनेट्स को यूज़ करते हैं और भावों को यूज़ करते हैं और लॉर्ड्स को यूज़ करते हैं और घर को यूज़ करते हैं, लेकिन हम एनवायरनमेंट को यूज़ नहीं करते। व्हेन आई से एनवायरनमेंट, दैट इज़ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ नथिंग व्हिच इज़ द ज़ोडिएक। उस ज़ोडिएक में कैसे वो ऑपरेट करता है। मंगल जो है 7वें घर का धनु राशि में अलग तरीके से बिहेव करेगा, और स्कॉर्पियो में अलग तरीके से करेगा, और मकर में अलग से बिहेव करेगा। तो ये समझना ज़रूरी है। तो ये 3 है। फिर और आप इसको फर्दर कर सकते हैं। फिर और उसके डीप में जाएँगे तो आप नक्षत्र में जा सकते हैं। फिर और डीप में जाएँगे तो फिर आप D9 में जाके देख सकते हैं कि भाई उसका फ्रूट कैसे आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा। पर आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि कारक क्या है, सॉरी हाउस क्या है, जो उसका किस चीज को सिग्निफाई करता है, लॉर्ड उसको कैसे अपकीप करता है, और तीसरा जो है जो उसका कारक है, कारक जो है जो उसकी ब्लेसिंग है और जो उसकी इनर ब्यूटी है। आई होप this gives some insight, and so please provide your feedback and do write to us on the topics which you would like us to cover. Thank you. Bye.